विद्यार्थियों, मैं मंजुल मयंक दीक्षित, व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय रूपबास। जैसा कि आपको पता है कि हमारी बीए सेकेंड ईयर की क्लास होती है, जिसके अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। और इसके अंतर्गत हमने अब तक ब्रिटेन का संविधान के बारे में पढ़ा है और ब्रिटेन के संविधान में पिछले अध्ययन में हमने मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री नाम का एक टॉपिक चुना है और इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में अध्ययन करते हुए हमने पढ़ा कि मंत्रिमंडल की जननी या मंत्रिमंडल का प्रादुर्भाव या विकास एक प्रिवी काउंसिल नाम की संस्था से हुआ। और हमने समझा कि प्रिवी परिषद का विकास कैसे हुआ, इसका संगठन क्या है, इसकी पदावधि क्या है, इसकी अधिवेशन किस प्रकार होते हैं और किन अवसरों पे होते हैं, प्रिवी परिषद के कार्य क्या हैं और प्रिवी काउंसिल या परिषद की समितियां क्या है और वर्तमान समय में प्रिवी परिषद एक परामर्शदायी संस्था है अथवा नहीं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा और इसी के अंतर्गत या इसी को आगे जारी रखते हुए हम आज आपको ब्रिटिश मंत्रिमंडल का विकास किस प्रकार हुआ, कौन कौन सी संस्थाएं ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के विकास में महत्व रखती हैं, उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में एक प्रिवी काउंसिल होती है और प्रिवी काउंसिल धीमे धीमे मंत्रिमंडल का रूप लेती गई और कह सकते हैं कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का विकास परंपराओं और अभिसमयों पर आधारित है। यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का विकास परंपराओं और अभिसमयों के द्वारा हुआ है। सिर्फ 1937 ईस्वी में क्राउन के मंत्री अधिनियम द्वारा इसे वैधानिक स्थिति प्रदान की गई। वर्तमान मंत्रिमंडल के बीच प्रिवी काउंसिल या प्रिवी परिषद में देखे जा सकते हैं। ब्रिटनेजमोट से मैग्नम कॉन्सिलियम तथा क्यूजा रेजिस संस्था का विकास हुआ और धीमे धीमे क्यूरिया रेजिस से प्रिवी काउंसिल और मंत्रिमंडल का उद्भव और मैग्नम कॉन्सिल से संसद का विकास हुआ। तो समझने की बात यह है कि धीमे धीमे क्यूरिया रेजिस से प्रिवी काउंसिल और मंत्रिमंडल का विकास हुआ तथा मैग्नम कॉन्सिल नाम की संस्था से संसद का विकास हुआ। इस प्रकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक विकास का परिणाम है और परंपराओं तथा अभिसमयों को इसके विकास का कारण माना जा सकता है। अब एक इसमें इम्पोर्टेंट जो बिंदु है वो है कवाल का उदय। जैसा कि अब आप जान चुके हैं कि प्रिवी काउंसिल से मंत्रिमंडल का जन्म हुआ या विकास हुआ और बृहत आकार के कारण प्रिवी काउंसिल परामर्शदायी समिति के योग्य न रह गई। अर्थात उसके बड़े आकार के कारण प्रिवी काउंसिल जो है धीमे धीमे एक परामर्शदायी संस्था की जगह एक औपचारिक संस्था ही बनी रही। अतः सम्राट कुछ प्रमुख
तथा निजी काउंसिलरों से महल के किसी छोटे कमरे में विचार विमर्श करने लगा। इसी समिति काउंसिलरों की परामर्शदायी समिति को समय के उपरांत या धीमे धीमे कैबिनेट कहा जाने लगा। यानी प्रिवी काउंसिल जब परामर्शदायी संस्था नहीं रही तो सम्राट ने अपने कुछ प्रमुख लोगों या कह सकते हैं कि अपने कुछ निजी काउंसिलरों के सहायता से महल के किसी कमरे में शासन व्यवस्था के बारे में विचार विमर्श करने की एक परंपरा बनाई और इसी परंपरा ने या इसी समिति ने काउंसिलरों की परामर्शदायी समिति को कैबिनेट कहा जाने लगा। जैसे चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल को मंत्रिमंडल का प्रारंभिक काल भी कह सकते हैं। चार्ल्स द्वितीय ने संपूर्ण प्रिवी काउंसिल से परामर्श करना छोड़ दिया और कुछ विश्वस्त सदस्यों से परामर्श करने लगा। सदस्यों की इस अनौपचारिक समिति को कवाल या कह सकते हैं CABAL, जो इसके 5 सदस्यों के आगे के नाम CABL अक्षरों से प्रारंभ होते थे। कवाल में मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का बीज पाए जाते हैं या कह सकते हैं कि कवाल को ही मंत्रिमंडल पद्धति का मूल माना जा सकता है। यह सामूहिक रूप से सम्राट को परामर्श देती थी, उसको सलाह देती थी या विमर्श का योगदान देती थी और संसद में विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव पेश करती थी। फिर धीमे धीमे संसद के प्रति उत्तरदायित्व इसका भी चलन हुआ। चार्ल्स प्रथम के राज्यकाल में संसद ने मंत्री स्ट्रैफर्ड के विरुद्ध इस आधार पर कार्रवाई की कि उसने सम्राट को गलत परामर्श दिया। इसी प्रकार चार्ल्स द्वितीय के काल में संसद ने डेनबी नाम के मंत्री पर महाभियोग भी चलाया। इससे धीमे धीमे मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायी होने के सिद्धांत की स्थापना हुई। यह कह सकते हैं ये जो दिए 2 उदाहरण हैं उनके फलस्वरूप मंत्रिमंडल का जो संसद के प्रति उत्तरदायी होने का सिद्धांत है वो विकसित हुआ। एक अन्य अवधारणा एक दलीय मंत्रिमंडल की भी विकास हुआ। जैसे विलियम तृतीय शुरू में दोनों दल, व्हिग दल और टोरी दल से मंत्री नियुक्त करता था, लेकिन इससे उत्पन्न असुविधा के कारण उसने सन 1693 से और 1696 में अपने परामर्शदाता केवल व्हिग दल से ही लिए और सन 1696 में व्हिग जुंटा नामक मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ, जो सर्वप्रथम एक दल से गठित किया गया तथा संसद में बहुमत प्राप्त मंत्रिमंडल था। अर्थात ये जो सिद्धांत है एक दलीय मंत्रिमंडल का, वह भी धीमे धीमे परंपराओं और अभिसमय के कारण ही पुष्ट और विकसित हुआ और ये परंपरा एक सिद्धांत बन गई कि मंत्रिमंडल जो है वो एक दलीय से लिया जाना चाहिए। अगला है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री का नेतृत्व इस अवधारणा का जन्म भी धीमे धीमे परंपराओं और अभिसमय के फलस्वरूप ही हुआ। यह कह सकते हैं कि यह अवधारणा भी इंग्लैंड में विकास का ही परिणाम है। चार्ल्स प्रथम और जॉर्ज द्वितीय अंग्रेजी भाषा ठीक से नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। अतः मंत्रिमंडल को अपनी बैठकों के लिए एक अध्यक्ष या एक प्रमुख व्यक्ति चुनना पड़ा और वालपोल नाम के मंत्री को मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए कहा। यानी जो राजा थे जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय, वो इंग्लिश भाषा या अंग्रेजी भाषा को ठीक से बोल नहीं पाते थे, इसलिए धीमे धीमे उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना भी बंद कर दिया। अतः मंत्रिमंडल को अपनी बैठकों के लिए एक अध्यक्ष चुनना पड़ा और वालपोल नाम के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना पड़ा और वही बैठकों की अध्यक्षता करने लगा। परंतु वालपोल बार बार कहता रहा कि वह किसी प्रकार से अन्य मंत्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है
तो भी उसे ही इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री माना गया। यानी प्रधानमंत्री का जो पद है वो भी अभी समय रीति रिवाज या परंपराओं की देन है, या प्रधानमंत्री का जो पद का जो विकास हुआ है वो भी इन्हीं रीति रिवाज या भी समय के द्वारा ही हुआ है। उसी ने या वॉलपोल ने ही 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यालय बनाया और वॉलपोल पर सम्राट का पूरा विश्वास था, परंतु बाद में संसद का उसके प्रति विश्वास न होने पर उसे मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इस प्रकार यह सिद्धांत प्रचलित हो गया कि अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना चाहिए। यानी कि हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व या प्रधानमंत्री का जो पद है वो भी संयोगवश और विवेक या अभिसमय या परंपराओं के कारण हुआ, और यह सिद्धांत भी प्रचलित हो गया कि अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना चाहिए। तो इस प्रकार कवाल का उदय किस प्रकार हुआ? संसद के प्रति उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वह एक दलीय मंत्रिमंडल का सिद्धांत और प्रधानमंत्री का नेतृत्व और अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना जैसी अवधारणा या सिद्धांत धीमे धीमे इंग्लैंड के शासन व्यवस्था में प्रचलित हुए। यह कह सकते हैं कि इन सिद्धांतों से धीमे धीमे मंत्रिमंडल का विकास होता गया। तो इस प्रकार इंग्लैंड में मंत्रिमंडल का जो विकास है वो क्रमिक है, या कह सकते हैं कि संयोगवश या विकास के कारण हुआ है। अब हम मंत्रिमंडल का महत्व समझेंगे कि मंत्रिमंडल का महत्व क्या है और इसकी आवश्यकता और भूमिका क्या है। मंत्रिमंडल संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र है। वह वास्तविक कार्यपालिका है। राजमुकुट की शक्तियाँ औपचारिक है, या कह सकते हैं कि राजमुकुट की जो शक्तियाँ हैं वह साधारण है, और वास्तव में उनका प्रयोग जो है वो मंत्रिमंडल ही करता है। वस्तुतः सम्राट में जो शक्तियाँ निहित है उन सबका वास्तविक प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही होता है। इसी कारण से लावेल ने, जो एक राजनीतिक विचारक है, उसने मंत्रिमंडल को राजनीतिक भवन की आधारशिला कहा है। यानी लावेल के शब्दों में मंत्रिमंडल राजनीतिक भवन की आधारशिला या नींव है और एक महत्वपूर्ण भाग है। एक अन्य राजनीतिक विचारक रैमजे म्योर के अनुसार मंत्रिमंडल राज्य के जहाज को चलाने वाला पहिया है और उसका चालक प्रधानमंत्री है। मैरियट ने तो उसे संपूर्ण शासन तंत्र का केंद्र बिंदु माना है और कहा है कि यह वह धुरी है जिसके चारों ओर शासन की संपूर्ण मशीन घूमती है। अन्य विचारक वेजहोट के शब्दों में यह एक संयोजन समिति है, एक जोड़ने वाला समास चिन्ह है, अथवा राज्य के व्यवस्थापन विभाग व कार्यपालिका विभाग को जोड़ने वाला एक पक्ष हुआ है। मुनरो के अनुसार मंत्रिमंडल ब्रिटिश संवैधानिक मशीन का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है, और अन्य विचारक ग्लैडस्टोन के अनुसार मंत्रिमंडल एक सूर्यपिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं, या कह सकते हैं कि यह एक ऐसा कब्जा है जो कार्य के लिए सम्राट, लॉर्ड सभा तथा कॉमन सभा को मिलाता है। उक्त कथनों और राजनीतिक वैज्ञानिकों या विचारकों के विचारों से ये हमें प्रतीत होता है या ये मान सकते हैं कि मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण धुरी है, आधारशिला है, या कह सकते हैं कि एक सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं, या इसे हम शासन की धुरी मान सकते हैं जिसके चारों ओर शासन की संपूर्ण मशीन कार्रवाई करती है।
तो मंत्रिमंडल इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है, जिसको हम एक महत्वपूर्ण भूमिका में रख सकते हैं या देख सकते हैं, और मंत्रिमंडल का महत्व का अध्ययन भी हमारे लिए करना महत्वपूर्ण होता है। अब हम एक इम्पोर्टेंट बिंदु या महत्वपूर्ण चैप्टर मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर को समझेंगे। मंत्रिपरिषद क्या होती है और मंत्रिमंडल क्या होती है और दोनों में क्या अंतर है। एक राजनीतिक विद्यार्थी के लिए, राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के लिए मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर समझना आवश्यक होता है। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में उनकी रचना तथा कार्यों की दृष्टि से बहुत अंतर है। हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था होती है, एक वृहत संस्था होती है, जबकि मंत्रिमंडल एक उसकी तुलना में छोटी संस्था है, अपेक्षाकृत एक छोटी संस्था है। अब हम इन दोनों का अंतर समझेंगे। निम्न बिंदुओं के आधार पर हम इसका या इन दोनों संस्थाओं में अंतर समझ सकते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। नंबर 1 है आकार में अंतर। मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें लगभग 50 से 60 सदस्य होते हैं। इसमें मंत्री, राज्य मंत्री, सचिव आदि सम्मिलित होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है जिसमें कुछ विशेष या विशिष्ट स्तर के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। यानी कि आकार के माध्यम से हम समझें या आकार से हम तुलना करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है, जबकि मंत्रिमंडल तुलनात्मक रूप से या अपेक्षाकृत एक छोटी संस्था है। दोनों की स्थिति में अंतर के आधार पर हम समझना चाहें या अंतर करना चाहें तो मंत्रिमंडल एक महत्वपूर्ण संस्था है। शासन की नीति निर्धारण का कार्य यही करती है और लगभग रोज ही या हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बैठक इसके द्वारा ही संचालित होती रहती है, जबकि मंत्रिपरिषद की बैठक बहुत कम होती है और इसका कार्य प्रशासनिक है। यानी कि यदि हम दोनों की स्थिति में या महत्व में अंतर करना चाहें तो मंत्रिमंडल का महत्व ज़्यादा है और मंत्रिपरिषद का महत्व कम है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था है और शासन की नीति निर्धारण का महत्वपूर्ण कार्य भी यही संचालित करती है। अब हम वेतन में अंतर समझें कि मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन में क्या अंतर है, या वेतन के आधार पर इन दोनों संस्थाओं में अंतर समझने का प्रयास करेंगे। मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के वेतन में अंतर रहता है, अर्थात मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्री को मंत्रिपरिषद के सदस्य से ज़्यादा वेतन दिया जाता है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि दोनों के वेतन में भी अंतर है। अब हम दोनों के कार्य में अंतर समझेंगे कि मंत्रिमंडल के सदस्य और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के कार्यों में क्या अंतर है। मंत्रिमंडल के सदस्य विभागों के अध्यक्ष होते हैं और मंत्रिपरिषद के सदस्य उनके अधीनस्थ सहायता करने के लिए होते हैं। अर्थात जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो अपने अपने विभाग, डिपार्टमेंट के अध्यक्ष होते हैं, जबकि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो उनके अंडर में या उनके अंतर्गत या अधीनस्थ उनकी सहायता करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर समझ सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के आकार में अंतर है और मंत्रिमंडल एक बड़ा संस्था है, मंत्रिपरिषद एक छोटी संस्था है।
स्थिति में अंतर। मंत्रिमंडल की स्थिति महत्वपूर्ण है और मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण कार्य करता है, जबकि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल से स्थिति में कम काम करता है। दोनों के वेतन में अंतर है और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के कार्यों में भी अंतर है। अर्थात हम इन बिंदुओं के आधार पर कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य रहता है। अर्थात जो मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य तो रहता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के कुछ इने गिने मंत्री ही मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है, इसलिए मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं या मंत्री हैं वो मंत्रिपरिषद के सदस्य तो रहेंगे ही, लेकिन मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य जो है वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की कार्यकारिणी समिति के रूप में है। यह मंत्रिपरिषद का एक तरह से भीतरी चक्र है। मंत्रिमंडल के मंत्रियों का स्तर मंत्रिपरिषद के साधारण स्तर के मंत्रियों से ऊंचा होता है। अर्थात मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं या मंत्री हैं उनका स्तर मंत्रिपरिषद के इस मंत्रियों से ऊंचा होता है। इस अंतर के बावजूद भी सामूहिक उत्तरदायित्व में सभी लोग सम्मिलित होते हैं। अर्थात मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में एक ही है। सभी के पद राजनीतिक ही होते हैं और प्रधानमंत्री के त्याग पत्र के बाद सभी के पद समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर समझ सकते हैं कि मंत्रिपरिषद बड़ी संस्था है और मंत्रिमंडल अपेक्षाकृत छोटी संस्था है। मंत्रिपरिषद जो है वो महत्वपूर्ण संस्था है, जबकि जो मंत्रिपरिषद है वो थोड़ी कम महत्वपूर्ण संस्था है। इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने मंत्रिमंडल का विकास समझा कि मंत्रिमंडल का विकास किस प्रकार हुआ और कौन कौन सी अवधारणाएं धीमे धीमे मंत्रिमंडल के विकास में सहायक हुई। इसके साथ ही हमने मंत्रिमंडल का महत्व समझा कि मंत्रिमंडल का क्या महत्व है, या कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल संपूर्ण शासन व्यवस्था का एक केंद्र बिंदु है, और या कह सकते हैं कि वह एक सूर्यपिंड के समान है जिसके इर्द गिर्द अन्य पिंड घूमते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा कब्जा है जो कार्य के लिए सम्राट, लॉर्ड सभा तथा कॉमन सभा को मिलाता है। मंत्रिमंडल एक महत्वपूर्ण संस्था है और उसके महत्व को हम कम नहीं कर सकते हैं। यानी शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का महत्व वही है जो किसी पहिए में धुरी का होता है, या कह सकते हैं कि किसी जहाज में जहाज चलाने वाले यंत्र के समान होता है, और जिसकी कमान या जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार जहाज का नेतृत्व एक जहाज के पायलट के पास होता है। इसके साथ ही हमने समझा कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है और मंत्रिमंडल अपेक्षाकृत छोटी संस्था है। मंत्रिमंडल में के जो सदस्य हैं वो महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं और वो आए दिन मंत्रिमंडल की बैठकें करते हैं, जबकि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो कम महत्वपूर्ण होते हैं और केवल प्रशासकीय कार्य ही करते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल एक महत्वपूर्ण संस्था है, जबकि मंत्रिपरिषद अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण संस्था है। लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, और सभी, चाहे वो मंत्रिपरिषद के सदस्य हों चाहे वो मंत्रिमंडल के सदस्य हों, सामूहिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आते हैं। सभी के पद राजनीतिक होते हैं और प्रधानमंत्री के त्याग पत्र के बाद सभी के पद समाप्त हो जाते हैं। तो आज हमने मंत्रिमंडल की संस्था का विकास कैसे हुआ, इंग्लैंड में मंत्रिमंडल का विकास
धीमे धीमे और परंपराओं और अभिसमयों के आधार पर हुआ। इस प्रकार आज हमने मंत्रिमंडल के विकास की अवधारणा को समझा और साथ ही मंत्रिमंडल के महत्व को भी समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा और कल हम मंत्रिमंडल का निर्माण और इसकी रचना, या कह सकते हैं कि अगले वाले क्लास में हम मंत्रिमंडल का निर्माण और रचना और मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली की क्या विशेषताएं होती है उसको समझेंगे। धन्यवाद।